नमस्कार। आज की तारीख है 21 नवंबर 2025 और हमारे सामने है इकोनॉमिक टाइम्स का आज का संस्करण। और इसे देखकर एक बात तो साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक एक रस्साकशी के खेल में फंसी हुई है। मतलब एक तरफ कृषि और घरेलू निवेश जैसी अपनी अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें आगे खींच रही हैं, तो दूसरी तरफ वो वैश्विक मंदी और जियोपॉलिटिक्स का दबाव है जो हमें पीछे धकेल रहा है। आज हम इसी खींचतान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक बम्पर फसल की खुशी के साथ साथ सुस्त निर्यात की चिंता भी है, कैसे महिंद्रा और मेटा जैसी कंपनियां भविष्य पर बड़े दांव लगा रही हैं, लेकिन साथ ही क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और इस सब के बीच रिजर्व बैंक एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन खबरों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इस रस्साकशी का नतीजा आखिर निकल क्या रहा है। चलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी कृषि क्षेत्र से शुरू करते हैं। पहली खबर ही अच्छी है कि इस साल खरीफ की पैदावार बम्पर हुई है। ये हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट है। हाँ, आंकड़े वाकई काफी अच्छे हैं। करीब 15.5 करोड़ टन का अनुमान है, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा ही है। चावल, दालें, तिलहन सब में बढ़त है। तो इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में इसका सीधा मतलब है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा आएगा और खाने पीने की चीजों की महंगाई पर भी लगाम लगेगी। ये वो अंदरूनी ताकत है जिसकी आप बात कर रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। ये बम्पर फसल बहुत अच्छी बात है, पर सवाल ये है कि ये सब जाएगा कहाँ, खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि हमारे निर्यात के आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अक्टूबर का महीना तो काफी सुस्त रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो विरोधाभास है। अक्टूबर में हमारा माल निर्यात 6.5% गिरकर $33.57 बिलियन पर आ गया। सिर्फ एक सेक्टर था जिसने सबको चौंका दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 31% की जबरदस्त ग्रोथ हुई। बाकी सब कुछ ठंडा रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या जादू हो गया और क्या ये सफलता टिकाऊ है? मेरा मतलब है, हमने पहले भी देखा है कि सरकारी योजनाओं जैसे इस मामले में पीएलआई स्कीम का असर तब तक रहता है जब तक पैसा मिलता है। क्या ये सेक्टर अपने दम पर दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा है या ये सिर्फ एक सब्सिडी पर चल रहा बुलबुला है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पीएलआई स्कीम ने निश्चित रूप से एक शुरुआती धक्का दिया है, जिससे एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही हैं। लेकिन आपका सवाल जायज़ है। असली चुनौती यही है कि क्या हम सिर्फ असेंबली हब बनकर रह जाएंगे या फिर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर पाएंगे, जिसमें चिप डिजाइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ यही हो। सरकार की कोशिश तो यही है, पर असली परीक्षा तब होगी जब ये इंसेंटिव्स धीरे धीरे खत्म होंगे। और ये वैश्विक दबाव सिर्फ निर्यात के आंकड़ों में नहीं दिख रहा, ये हमारी करेंसी पर भी असर डाल रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 85.28 तक गिर गया। हाँ, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर मजबूत हो रहा है और विदेशी निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पे ले जा रहे हैं। इसका असर ये होता है कि हमारे लिए बाहर से कच्चा तेल या दूसरी ज़रूरी चीज़ें मंगाना वो महंगा हो जाता है। तो ये उस बाहरी दबाव का एक और सीधा उदाहरण है। तो जहां एक तरफ ये मैक्रो तस्वीर इस खींचतान को दिखाती है, वहीं कुछ भारतीय कंपनियां इन वैश्विक हवाओं का रुख वो अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। महिंद्रा की 10 साल की योजना इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज की तेज बदलती दुनिया में 10 साल का प्लान बनाना मतलब भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगाना है। और ये दांव बहुत साफ है। ऑटोमोटिव। महिंद्रा का लक्ष्य है कि वो एसयूवी और हल्के कमर्शियल वाहनों में दुनिया के टॉप ब्रांड्स में शामिल हों। इसमें सिर्फ पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज में लीडर बनना भी शामिल है। अच्छा। वो अपने ट्रैक्टर बिजनेस को और मजबूत करना चाहते हैं और साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए भविष्य की ओर देखने की रणनीति है। तो एक तरफ हमारे पास महिंद्रा जैसी एक पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है, और दूसरी तरफ मेटा जैसा एक ग्लोबल टेक जायंट है जो भारत के डिजिटल भविष्य पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दांव लगा रहा है। विशाखापत्तनम में एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। ये सिर्फ बड़ा नहीं, ये गेम चेंजर है। हाइपर स्केल का मतलब है कि इसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा होगी, करीब 500 मेगावाट।
इसे ऐसे समझिए कि ये एआई, मशीन लर्निंग और भविष्य की तमाम डेटा इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की भूख मिटाने के लिए बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये भारत के डिजिटल हाईवे का एक बहुत बड़ा जंक्शन बनाने जैसा है। ये सब तो हमारी घरेलू ताकत वाली कहानी को और मजबूत करता है, लेकिन फिर हमारी नज़र रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी खबर पर पड़ती है और हमें वैश्विक दबाव वाली हकीकत फिर से याद आ जाती है। खबर है कि रिलायंस ने अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात कम कर दिया है। क्यों? इसकी वजह है जियोपॉलिटिक्स। सीधी सी बात है, G7 देशों ने रूसी तेल पर एक प्राइस कैप लगा रखा है। अब अमेरिका उन जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा रहा है जो इस कैप से ज्यादा कीमत पर तेल ले जा रहे हैं। अच्छा। तो रिलायंस, जो रूसी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है, अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ये दिखाता है कि कैसे वॉशिंगटन में लिया गया एक फैसला सीधे जामनगर में एक कंपनी की सप्लाई चेन पर असर डालता है। आप चाहकर भी वैश्विक राजनीति से बच नहीं सकते। इस तरह के वैश्विक दबावों का असर हर जगह होता है, खासकर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पर, जो इस वक्त एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है ऐसा लगता है। लिक्विडिटी यानी सिस्टम में कैश की उपलब्धता को लेकर काफी चर्चा है। हाँ, सिस्टम में कैश की थोड़ी तंगी है, जिसे लिक्विडिटी डिफिसिट कहते हैं। लेकिन बैंकरों को भरोसा है कि रिजर्व बैंक स्थिति को बिगड़ने नहीं देगा। आरबीआई का काम यहाँ एक बैलेंस बनाने जैसा है। कैसा बैलेंस? उसे ये भी देखना है कि बाजार में इतना पैसा रहे कि कंपनियां और लोग आसानी से लोन ले सके, और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि ज्यादा पैसा वो महंगाई न बढ़ा दे। और इसी बैलेंसिंग एक्ट से जुड़ी एक और खबर है जो थोड़ी जटिल लगती है, यील्ड गैप की। ये खबर एक तरह से बाजार और आरबीआई के बीच चल रहे एक मतभेद की कहानी कहती है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच, क्या कहते हैं, एक गेम ऑफ चिकन चल रहा हो, है ना, जहां बाजार शर्त लगा रहा है कि आरबीआई ब्याज दरें घटाएगा और आरबीआई अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। यील्ड गैप का मतलब है छोटी अवधि और लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज का अंतर। अभी अंतर बहुत ज्यादा है। बाजार को लगता है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था धीमी होगी और आरबीआई को दरें घटानी पड़ेंगी, इसलिए वे लंबी अवधि के बॉन्ड कम ब्याज पर खरीदने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आरबीआई ऐसा सोच नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। आरबीआई महंगाई को लेकर चिंतित है और अभी कोई नरमी के संकेत नहीं दे रहा। इस खींचतान का सीधा असर सरकार पर पड़ता है, क्योंकि उसके लिए लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें या पोर्ट बनाने के लिए पैसा जुटाना महंगा हो जाता है। तो जहां एक तरफ आरबीआई इन बड़े और जटिल मुद्दों से जूझ रहा है, वहीं जमीनी स्तर पर एक और तरह की लड़ाई चल रही है जो बहुत बहुत खतरनाक है। ये म्यूल अकाउंट्स वाली खबर वाकई चौंकाने वाली है। ये डिजिटल इंडिया का, कह सकते हैं, स्याह पहलू है। सोचिए, ये हवाला का डिजिटल वर्जन है। जैसे कोई अपराधी किसी अनजान व्यक्ति को कैश का बैग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है, वैसे ही यहाँ वे किसी भोले भाले इंसान अक्सर दूर दराज के गांव के किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। फ्रॉड का पैसा पहले इस अकाउंट में आता है और फिर वहां से कई और खातों में घूमकर गायब हो जाता है। इससे पुलिस असली अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाती। और इसका पैमाना, रिपोर्ट कहती है कि पिछले 4 महीनों में ऐसे खातों के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। ये सुनना ही डरावना है। हम सब यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन ये उसका वो चेहरा है जहां सबसे कमजोर लोग शिकार बन रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, खासकर जब हम भविष्य की बात करते हैं। हमारे पास बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन क्या हम जमीनी चुनौतियों के लिए तैयार हैं? क्लीन एनर्जी की कहानी इसका एक सटीक उदाहरण है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो बहुत बड़ा और सराहनीय है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन आईसीआरए की रिपोर्ट बताती है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी दिक्कतें हैं प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलना, ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की धीमी रफ्तार, और सबसे बढ़कर बिजली खरीदने वाली सरकारी वितरण कंपनीज मतलब डिस्कॉम्स की खस्ता हालत। तो जब खरीदने वाले की ही जेब खाली हो, तो बेचने वाला कितना उत्पादन करेगा? एग्जैक्टली। लक्ष्य को पाने के लिए हमें काम की रफ्तार कई गुना बढ़ानी होगी। ऐसा लगता है कि दिल्ली में घोषित किए गए भव्य लक्ष्यों और जमीन पर काम करने के हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है। क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले लक्ष्य हैं, या इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने का कोई ठोस प्लान भी है? देखिए, प्लान तो है, लेकिन उनका क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन ही असली चुनौती है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हमें हर कदम पर बाधाओं को पार करना है।
और ऐसी ही लक्ष्य बनाम हकीकत की एक और कहानी हमें मनोरंजन की दुनिया में दिख रही है, जहां OTT प्लेटफॉर्म्स और सरकार के नए नियम आमने सामने हैं। हाँ, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स अपने सभी कंटेंट को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाएं, जिसमें क्लोज कैप्शन, सबटाइटल और ऑडियो डिस्क्रिप्शन जैसी चीजें शामिल हों। इरादा बहुत अच्छा है, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना, लेकिन प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? सामाजिक भलाई और व्यापारिक व्यावहारिकता के बीच का क्लासिक टकराव है। लेकिन ये जो क्लीन एनर्जी वाली बहस है, ये सिर्फ हमारे घरेलू लक्ष्यों तक सीमित नहीं है ना? इसका एक बड़ा वैश्विक और भू राजनीतिक एंगल भी है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक इंटरव्यू में कहा गया है कि रिन्यूएबल्स विल ट्रांसफॉर्म ग्रोथ इन द ग्लोबल साउथ। इसका सार यह है कि जैसे 20वीं सदी तेल की थी, 21वीं सदी रिन्यूएबल एनर्जी की होगी। तर्क यह है कि भारत और चीन जैसे देश, जो अब तक पश्चिम के कार्बन डोमिनेंस मतलब जीवाश्म ईंधन पर आधारित विकास के दबाव में थे, वो अब खुद लीडर बन सकते हैं। हाँ, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर बनकर विकास की एक नई कहानी लिख सकते हैं। ये बात हमारी क्लीन एनर्जी की चुनौतियों वाली चर्चा से जुड़ती है। ये सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी जगह बनाने का एक भू राजनीतिक अवसर भी है। तो आज की चर्चा को समेटे तो तस्वीर क्या बनती है? हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जैसे घरेलू इंजन पूरी ताकत से चल रहे हैं, लेकिन निर्यात जैसे बाहरी मोर्चों पर हवा हमारे खिलाफ है। बिल्कुल। AI और डेटा सेंटर्स जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारी निवेश हो रहा है, जो हमारी ताकत है, लेकिन क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम पूरा करने में बाधाएं हैं, जो हमारी कमजोरी है। और हमारा वित्तीय सिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां RBI एक तरफ नकदी और ब्याज दरों जैसी बड़ी चीजों में संतुलन बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए जमाने के डिजिटल फ्रॉड से भी लड़ रहा है। आज की हमारी इस पूरी बातचीत के आधार पर सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने एक विज्ञापन देखा जिसमें निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड बता रहा है कि भारत का हर तीसरा म्यूचुअल फंड निवेशक उनके साथ है और वे 7 लाख करोड़ रुपए का एसेट मैनेज कर रहे हैं। ये भारत में वित्तीय बाजार के विस्तार की एक शानदार कहानी है। और दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा कि कैसे दूर दराज के इलाकों में लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल हजारों करोड़ के फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। शायद उन्हीं लोगों के खाते जिनका म्यूचुअल फंड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एक दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत का वित्तीय सिस्टम बड़ा हो रहा है और करोड़ों नए निवेशकों और खाताधारकों को जोड़ रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये विकास सुरक्षित हो और जो सबसे कमजोर लोग इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं, उन्हें इस तरह की जटिल वित्तीय धोखाधड़ी से कैसे बचाया जाए? वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की असली कीमत क्या है अगर उसके साथ वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा न हो? ये एक सोचने वाली बात है।